वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 2023 दावोस कार्यक्रम समाप्त। अब ये क्यों पढ़ने जा रहे हैं? तो ऑब्वियस महत्व GS2IR में है ही है ये, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान संस्थाएं समथिंग समथिंग डॉट डॉट डॉट। बट ये बहुत जगह आएगा, ए से एथिक्स हर जगह आएगा। मैं इसको पढ़ाते पढ़ाते IQYP करूंगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन यहां से हो नहीं सकता था, वो ए से वगैरह होगा जो मैं यहां पर आपको बताता चलूंगा। लेकिन यहां के जो निष्कर्ष हैं इसको आप बहुत अच्छे से डिटेल में लिख लीजिएगा, क्योंकि अब एक साल यानी खासकर जो 23 में मेंस लिखेंगे या जो 23-22 का इंटरव्यू बच्चे देने जा रहे हैं, तो दावोस में इकोनॉमी को लेकर के, इन्वायरमेंट को लेकर के जो जो बातें हुई है ना, अगर आपके दिमाग में है और इकोनॉमी और इन्वायरमेंट पर प्रश्न आपसे उठ रहे हैं और जो इनिशिएट यहां उठाए गए हैं या जो बातें कही गई अगर उसको आप लिखते हैं, सॉरी उसको आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बोलते हैं, तो ये माना जाएगा कि आप बहुत ज्यादा अपडेट है। ठीक है, कि अगर इंडिया की इकोनॉमी, वर्ल्ड की इकोनॉमी पर आपसे कोई प्रश्न पूछा गया, तो ऐसे में अगर आप दावोस का जिक्र करें तो उनको अच्छा लगेगा कि यार इतना अपडेट, तो इसको जरा ध्यान रखिएगा। तो हो गया भैया, आपको बताने की जरूरत नहीं है। बैठक हुई थी 16 से 20 तक, मैंने स्टार्टिंग में डीप कॉन्सेप्ट टॉक में बताया हुआ है। और इसकी थीम है, इसको याद रखिएगा, कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ये बड़ा अच्छा, एक खंडित दुनिया में सहयोग। अब जरा देखिए क्या मजेदार, एक खंडित दुनिया में सहयोग। तो आप कहेंगे सर तो थीम है, अभी आप कह देंगे कि पीटी में थीम पूछ सकता है। नहीं, मैं कहूंगा कि अब हम लोग इस पर आइडिया लगाएंगे कि निबंध क्या बन सकता है। ये थीम, इस थीम को आपको यूज करना अगर इस पर भी, यानी अब आप देख सकते हैं फ्रेगमेंटेड वर्ड कहा जा रहा है, यानी आज जिस विश्व को हम कहते हैं ना कि भूमंडलीकृत विश्व है, संपूर्ण विश्व एक गांव के रूप में, वह विश्व अब क्या हो चुका है? खंडित हो चुका है। यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की थीम कहती है कि ग्लोबलाइजेशन खंडित हो चुका। इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रख लीजिए। तो ग्लोबलाइजेशन पर भी कुछ पूछे तो आप कहिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की थीम क्या कहती है? वो यही कहती है कि कुछ ना कुछ यहां पर खंडित वाला इश्यू बन रहा है। विचार करिए, तो इसको हमें यूज करना। खंडित विश्व है ये। अब ऐसे में अगर मान लीजिए G20 पर आप एक प्रश्न लिख रहे हैं, ऑब्वियस इस पर तो आना फिक्स आउट है। ये G20 आउट है 23 में, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा 24 में भी। बहुत बड़ी बात है, इंडिया इसका अध्यक्ष है यार। 1990 तक हम कहीं थे ही नहीं, 20 वर्षों में, 25 वर्षों में, 30 वर्षों में हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो खंडित दुनिया, तो G20 पर जब इंडिया का रोल आप कुछ भी लिखें तो आप लिखें कि जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है, क्या कहता है कि कॉपरेशन हमें आवश्यक है क्योंकि यह दुनिया विभाजित है। ऐसे में भारत ने जो भी अच्छा अच्छा काम किया वो बता दीजिए, उसके बाद बताइए कि विभाजित दुनिया को एक करने का काम भारत ने G20 के मंच से किया। तो ऐसा लपेट मारिएगा, हमें भारतीय होने पर क्यों गर्व होना चाहिए? लिखना तो ही आंसर, क्या करेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन थोड़े। हो गया, तो इसको आप प्लीज यूज करना है, थीम उनको यूज कर लेना, IQYP। अब आता है, ओहो क्या, अब आता है कि इकोनॉमी पर क्या बातचीत की गई है, अर्थव्यवस्था पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। याद रखें, तो यहां पर कहा गया कि जितने भी बिजनेस लीडर थे, अब ये बहुत अच्छा है बच्चे, बिजनेस लीडर। अब अगर आप मान लीजिए अर्थव्यवस्था पर कोई निबंध लिख रहे हैं, या मैं कहता हूं कि कोई एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो कम से कम आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जिक्र करते हुए आप लिख सकते हैं कि जो विश्व के बिजनेसमैन थे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर मिले, वो वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में पॉजिटिव थे, सकारात्मक थे। इसका मतलब है कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्थाएं अपनी अपनी राह पर आ जाएंगी। तो ये एक अच्छा पॉइंट, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है ना? और इसके लिए चाइना का बड़ा रोल था कि चीन ने अपने जीरो कोविड के जो भी उसके प्रतिबंध थे वो समाप्त कर दिया। तो इससे ये माना गया कि इकोनॉमियों को हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि चीन के रास्ते से ही ग्लोबल सप्लाई चेन इस समय चल रहा है। तो ये सारी बातें हैं, याद रखिएगा। लेकिन अब यहां पे आता है, यानी इकोनॉमी अच्छी रहेगी, लेकिन जो सेंट्रल बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, जैसे हमारे RBI के कोई गए हों, फेडरल रिजर्व अमेरिका के कोई गए हों, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के गए हों, जितने भी सेंट्रल बैंक हैं पूरे विश्व के, उनके जो प्रतिनिधि वहां गए थे, उन्होंने जो बात कही है वो किसी भी इकोनॉमी के लिए कुछ समय तक सोचने की बात होगी। और हम यह देखेंगे कि क्या इसका बजट पर भी इंडिया के इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसमें यह कहा गया कि जो बैंकर्स थे उन्होंने कहा है कि हम मुद्रास्फीति से निपटना है और आने वाले समय में हम जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको टाइट ही रखेंगे, यानी मौद्रिक नीति को हम कठोर ही रखेंगे। ये एक थोड़ा सा चिंता वाली बात है, क्योंकि अगर मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट रखा जाएगा तो कब तक रखा जाएगा, उसका कोई फ्रेमवर्क है कि नहीं है, डेवलपमेंट पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि जब मॉनेटरी पॉलिसी टाइट होती है तो गवर्नमेंट ठीक है स्टिमुलस पैकेज जारी कर रही है, ठीक है, अच्छी बात है, वो पैसा लगाएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स करेगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को चाह के भी, अगर मॉनेटरी पॉलिसी टाइट रहेगी तो चाह के भी प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट नहीं कर सकेगी कि वो इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को पता है ना, जब लोगों के हाथ में पैसा होता है ना, तब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करता है, या इन्वेस्टमेंट कर चुका है तो अपना उत्पादन बढ़ाता है। अदरवाइज जितना उसका उत्पादन, उसी को हल्का फुल्का आगे पीछे करके डिमांड के हिसाब से संचालित करता है।
अरे भाई जैसे 2000 जूतों को बनाना है, ठीक है, तो 2000 बनाएगा, लेकिन अगर सबके हाथ में पैसा है तो 5000 बना देगा। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको संपूर्ण विश्व को जिसका मुकाबला, ठीक है ना। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों को ऊंचा रखेंगे केंद्रीय बैंकों ने कहा। तो अब जब हम भारत का बजट पढ़ेंगे तो यहां ध्यान रखिएगा, या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कोई स्टेटमेंट पढ़ते हैं कुछ भी, तो अगर वहां इन्फ्लेशन को बढ़ाने का कोई भी जिक्र आएगा तो हम कहेंगे वाओ, यानी जो दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में फैक्ट आया था, इसका मतलब उसका इंपैक्ट पड़ा है हिंदुस्तान के ऊपर भी। तो ये थोड़ा सा एक अच्छा पॉइंट हम लोगों को मिला, इसको ये हमेशा एनालिसिस में आएगा, इस पर अभी और भी एडिटोरियल्स आएंगे। तो एक चीज तो हो गया, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके साथ एक और चिंता का जिक्र किया गया। चिंता यह है कि चीन की मार्केट खुल गई है, जीरो कोविड पॉलिसी चीन ने त्याग दी है। अब ऐसे इसमें क्या होगा कि चीन के मार्केट में कंजम्पशन बढ़ेगा, ऑब्वियस, विश्व का मैन्युफैक्चरर है वो, तो उसके यहां एनर्जी का यूज बहुत ज्यादा हो जाएगा, इससे ऊर्जा की कीमतें बढ़ सकती हैं। अब आप देखिए, यानी एनर्जी की कीमतें रशिया यूक्रेन वॉर के कारण भी बढ़ी, यानी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस से तो बढ़ती ही है एनर्जी की कीमतें। लेकिन एक नया फैक्ट मेरे सामने आया जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। अच्छा पॉइंट, आज तक ऐसा कभी पॉइंट आया नहीं था कि अगर कोई एक स्ट्रांग इकोनॉमी जो किसी न किसी प्रकार से अपनी जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रही है, उसके बहुत से रीजन हो सकते हैं, जैसे युद्ध हो जाए या कोविड हो जाए। तो चाइना कोविड के कारण से अपनी पूरी कैपेसिटी से काम नहीं कर पा रहा था, इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटी। अब वो करेगा, तो विश्व के विश्लेषकों ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस के मंच से ये कहा कि इससे एनर्जी की कीमतें बढ़ सकती हैं। तो ये भी एक मुद्दा है, देखेंगे हम लोग, सर्च करेंगे क्या इससे एनर्जी की कीमतें बढ़ी हैं। ये सारे पॉइंट हैं आपके सामने। फिर इसके बाद एक और पॉइंट यहां पर आर्थिक रूप से चिंता वाला उठाया गया, तो आप चेक करिए, एक पॉजिटिव पॉइंट है, बाकी सारे चिंता वाले पॉइंट है। प्रोटेक्शनिज्म की बातचीत की गई कि संरक्षणवाद विश्व अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा, और संपूर्ण विश्व, आप सबको अच्छे से पता है, सभी देश संरक्षणवाद अपना रहे हैं। सिंपल सी बात है, यहां पे आप देख सकते हैं अमीर देश क्या कर रहे हैं, यानी अपने ही लेबर से काम कराना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी सब अपने लिए कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जो स्थिति है 1, 2 और 3, ये विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को थोड़ी सी तकलीफ देगी। इसका मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार विकासशील देशों को 3 मुद्दों पर तकलीफ होने वाली, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जो लोग यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो लोग इन पॉइंट्स पर अच्छे से काम कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, यूक्रेन, ठीक है, ओके, इस पर भी बातचीत हुई, क्या बोला जाए इन पे। जेलेंस्की से तो मैं दुखी हूं, सच बता रहा हूं यार, कुछ बड़ा मतलब क्या बोला जाए, ठीक है ना। यूक्रेन ने कहा कि हमको और पैसा दो और फंड की जरूरत है, और ये कहा कि यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए अभी से ही पैकेज वैकेज जारी करो, ये ना हो कि युद्ध समाप्त हो और फिर पैकेज की बात करोगे, तब तक हम तबाह हो चुके हैं। तो यूक्रेन ने अपने लिए फंड वगैरह मांगा, सिंपल सी बात है। और इसके अलावा अमेरिका वगैरह की उन्होंने आलोचना की है कि अमेरिका और जर्मनी की टैंक वगैरह भेजने में देरी करते हैं, हमको युद्ध में दिक्कत होती है, समथिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन क्लाइमेट, आपको इकोनॉमी एंड क्लाइमेट पर फोकस रहना, बस बात। अब देखिएगा, ये बड़ा मजेदार था, सभी लोग इस बात से सहमत थे, जितने भी वहां प्रतिनिधि आए थे, कि हमें क्लाइमेट चेंज को संबोधित करने के लिए रिन्यूएबल मोड पर जाना पड़ेगा, नवीकरणीय मोड पर जाना पड़ेगा। उसके लिए चाहिए बहुत बड़ा धन, बहुत बड़ा पैसा। अब उसके लिए एक इनिशिएट लिया गया जो इस बार के प्रीलिम्स में अकॉर्डिंग टू मी पूछा जाना चाहिए, और वह है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 45 से ज्यादा जो पार्टनर्स थे, उन्होंने लॉन्च किया एक नाम GAEA। क्या GAEA? ये क्या है भैया? गिविंग टू एम्प्लीफाई अर्थ एक्शन, यह एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। GAEA, इसको रट लीजिएगा, गिविंग टू एम्प्लीफाई अर्थ एक्शन। इसको सामान्य भाषा में यानी पैसा इकट्ठा किया जाएगा, लेकिन ये जो पैसा इकट्ठा करने का मॉडल है ना, वो जरा एक बार आपकी निगाह में। तो आइए देखते हैं, GAEA यानी गिविंग टू एम्प्लीफाई अर्थ एक्शन, इसको रट लेना है, इसको रट लेना है। ये क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से यह एनवायरमेंटल एथिक्स का एग्जाम्पल है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में और फंडिंग में ये नैतिकता का विषय है, तो इसको आप वहां पर भी यूज करिएगा, और एनवायरमेंट में तो कंजर्वेशन में, सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में, ये सब में आएगा। अब आता है GAEA, मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा। तो ये एक क्या है, इसके बारे में एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, वैश्विक पहल है, ठीक है। और नई और मौजूदा, कौन कौन? 4 टाइम P, आप क्या पढ़ते थे? ट्रिपल P, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यहां क्या है? 4 बार P है, पब्लिक प्राइवेट एंड फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप। फिलैंथ्रोपिक मतलब जो दानमान लोग करते हैं, ठीक है। तो सरकार, निजी क्षेत्र और परोपकारिता भागीदारी के तहत
GAEA एक ग्लोबल इनिशिएटिव के रूप में लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। और इसके माध्यम से यह लक्ष्य रखा गया है कि प्रत्येक साल लगभग $3 ट्रिलियन का पैसा इकट्ठा किया जाएगा इस मॉडल से, और इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के टारगेट तक पहुंचने के लिए। इसके अलावा जो प्रकृति को नुकसान हो चुका है, अरे भाई जैसे वृक्ष वगैरह कट चुके हैं तो फिर से वृक्षारोपण किया जाएगा, तो प्रकृति को हुए नुकसान को उलट देने के लिए, और इसके बाद 2050 तक बायोडायवर्सिटी को रीस्टोर या पुनर्स्थापित करने के लिए। तो GAEA क्या है? एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसके तहत गवर्नमेंट, ठीक है, यानी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और उसके साथ साथ फिलैंथ्रोपी करने वाले लोग तीनों मिलकर के एक्स राशि इकट्ठा करेंगे जिसका पैसा पर्यावरण के संरक्षण में जाएगा। जैसा कि मैंने पॉइंट आपको बता दिया, तो अच्छा पॉइंट है। इंटरनेशनल रिलेशन, फंडिंग वंडिंग हर जगह, एनवायरमेंट पर कोई ऐसे एनवायरमेंटल एथिक्स चिपका दीजिएगा इसको, ठीक है। और निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा वाले में भी आएगा ये, ठीक है। कोई भी काम ऐसे होता नहीं जब उस पर चिंतन होता है, तो ये हो गया, याद रखें। अब यहां पर एक अमेरिका का कानून है जिस कानून की यूरोपियन यूनियन ने आलोचना की है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। और जब भी हम अंतरराष्ट्रीय नैतिकता पर लिखें तो ऑब्वियस है हम विकासशील राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं, मेंस लिखने जा रहे हैं, तो हम विकसित राष्ट्रों की एक भी गलती पाएंगे तो उनकी बैंड तो बजाएंगे। तो इसी अदरवाइज इसको मैं यहां से हटा सकता था, लेकिन ये कंटेंट केवल एक पॉइंट के लिए लगाया गया है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता विकसित राष्ट्रों को चपेट में लेना, जैसे अमेरिका को यहां घेरेंगे, ठीक है। अमेरिका का एक कानून है, याद रखिएगा, और उस कानून का नाम है इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, IRA, याद रखिएगा। अमेरिका का नया मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम, चूंकि मुद्रास्फीति भाई ज्यादा है तो वहां पर एक्ट ला दिया गया कि हम इन्फ्लेशन को कैसे कम करें, हालांकि इन्फ्लेशन तो संपूर्ण विश्व में है। तो ये इन्होंने कहा, अब ये क्या है, तो ये जो कानून है वो इस प्रकार से बनाया गया है कि जो अमेरिका के इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह बनाएंगे, उनको इसके तहत विशेष छूट, प्रोत्साहन, सब्सिडी सब दी जा रही। इससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो अन्य कॉम्पिटिटर्स को बाहर कर देगा, क्योंकि ऑब्वियस जब उनको बहुत सस्ते में बनाने को मिलेगा, बाकी सारी जो कॉस्ट होगी वो अमेरिका की सरकार देगी, तो वहां के उत्पादक क्या करेंगे? ऑब्वियस है अन्य विश्व के मुकाबले उनकी कारें अच्छी भी होंगी, सस्ती भी होंगी, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट जो है वो अमेरिका की अपनी स्ट्रांग हो जाएगी, यूरोपियन यूनियन का माल वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने इनकी आलोचना की, तो इनके IRA कानून की आलोचना यूरोपियन यूनियन ने की है। यही है संरक्षणवाद का एक नया रूप, बस इसको आप यहां पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा। अब आते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में तो 50 से अधिक लॉन्च हुए। अब हमको सब पढ़ने की जरूरत नहीं, जैसा जैसा आता जाएगा, अब सब था भी नहीं, मैं पढ़ाता क्या अब जैसा जैसा आता जाएगा पढ़ाता जाऊंगा। तो एक तो मित्रा है, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो मित्रा ने किया है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तेलंगाना ने भी किया स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान से संबंधित, ठीक है ना। तो ये सारी बातें बहुत खास नहीं, नॉट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 8 बजे आज रात को आएंगे, आना है।